हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पहले पाठ का अध्ययन किया था, शब्द परिचय का। अपनी आज की इस कक्षा में हम अपने प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, अर्थात प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। प्रश्नों के उत्तर कैसे किए जाते हैं सीखेंगे। अभ्यास कार्य आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि उन्हें आने वाले पाठों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों, आपको ये पाठ कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य। अभ्यास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और उन्होंने कहा कि इनका उच्चारण कीजिए। लेकिन उच्चारण करने से पहले हम इन शब्दों की कुछ विशेषता देखेंगे, और इन शब्दों में एक जो विशेषता है वो ये है कि बेटा यहाँ पर जितने भी शब्द दिए हुए हैं ये सभी शब्द अ से अंत होने वाले शब्द हैं और सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं, यानी कि पुरुष जाति के बोधक हैं। सभी शब्द अ से अंत हो रहे हैं, इसलिए इन्हें हम संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकार और अंत, अकारांत पुल्लिंग शब्द अर्थात छोटे आ से। बिल्कुल साधारण भाषा में हम क्या बोलते हैं ना, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। तो ये हैं छोटे आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द। जितने भी यहाँ पे शब्द हैं वो सारे कैसे हैं? अ से अंत होने वाले, अर्थात छोटे आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द हैं। बच्चों, जिस प्रकार से हमने धातु रूप सीखा था कि वहां पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में रूप लिखे जाते हैं और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसी प्रकार से शब्दों के भी रूप लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अंत में होता है संबोधन। तो बच्चों, इस प्रकार से शब्दों के रूप लिखे जाते हैं, और जैसे उस धातु में था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे ही इसमें भी होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर जितने भी शब्द दिए हुए हैं वो प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप हैं। प्रथमा विभक्ति और एक वचन के रूप यहाँ पर दिए हुए हैं। सभी शब्द अ से अंत होने वाले हैं और सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। तो अब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं। छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। तो सभी शब्द, एक बार फिर से बेटा, सभी शब्द कैसे हैं? छोटे आ से अंत होने वाले और सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण कीजिए। अब यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, किसान, बैल, भालू, है ना, और संस्कृत में कृषकः, वृषभः, भल्लूकः। आगे मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः, दूरभाषः, काकः, सोचिकः। सारे शब्द ये भी कैसे हैं बेटा? अ से अंत होने वाले। क, त, क, श, क, सब शब्द किससे अंत हो रहे हैं? अ से। सारे पुल्लिंग शब्द हैं और अ से अंत होने वाले शब्द हैं। चित्रों को देखकर हमें इनका अर्थ
बड़ी सरलता से ज्ञात हो रहा है, समझ में आ रहा है कि किस शब्द का क्या अर्थ है। चलिए आगे बढ़े। अब हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों के संयोग के द्वारा वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। हमने जो सबसे पहला अपना पाठ किया था वो कौन सा किया था? संस्कृत वर्णमाला। जो हमने एक अपनी पाठ्य पुस्तक आरंभ करने से पहले हमने सबसे पहले क्या सीखा था? संस्कृत वर्णमाला, वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद। क्योंकि जब तक वो हमें नहीं समझ में आएगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वहां पर हमने वर्ण संयोजन भी सीखा था और वर्ण विच्छेद भी सीखा था। अब आप देखिए कि हमारे पास प्रथम पाठ में ही प्रश्न आ गया कि वर्णों के संयोजन के द्वारा शब्द लिखिए। अब हमने वहां सीखा था कि व्यंजन में जब स्वर मिल जाता है तो वह पूर्ण बन हो जाता है, अन्यथा उसमें क्या होता है? हलंत लगा हुआ होता है, जिसका अभिप्राय यह होता है कि जिसे हम साधारण भाषा में आधा अक्षर कहते हैं ना। लेकिन अक्षर पूरा कब होता है? जब उसके साथ स्वर जुड़ जाता है। और हमने क्या सीखा था कि बिना स्वरों के तो हम व्यंजनों का उच्चारण कर ही नहीं सकते। स्वर जुड़े हुए होंगे तभी हम व्यंजन का उच्चारण कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि वर्ण संयोग करके शब्द बताइए कि क्या शब्द बनेगा। तो करने का तरीका क्या होता है बेटा? व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर, और अब इनको जोड़ते जाइए। च जमा अ च, श जमा अ श, और क जमा अ और विसर्ग क, तो शब्द क्या बना? चषकः। क्या शब्द बना? चषकः। अब उसी प्रकार स जमा आ सौ, च जमा ई ची, और क जमा अ क, तो क्या शब्द बन गया? शौचिकः। शौचिकः, शौचिकः। उसके बाद श जमा उ शु, न जमा अ न, और क जमा उ कौ, तो शब्द क्या बना? शु न कौ, शून्य कौ। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? जो स्वर होता है साथ में बिल्कुल वैसे ही हम लिखते जाएंगे। उसके बाद है ध जमा आ धा, व जमा अ व, और त जमा अ त, तो शब्द क्या बना? धावतः। व जमा री व्री, उसके बाद द, और फिर है ध जमा आ धा, तो शब्द बना वृद्ध। व्री द और ध जमा आ धा, वृद्ध। अब है ग जमा आ गा, य जमा आ य, न और ती, गायंती। अभ्यास के लिए बेटा आप ये भी कर सकते हैं, और यदि शब्द आप जानना चाहें, आप सीखना चाहें, तो अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके नाम लिखने का अभ्यास कीजिए, है ना। मम्मी का नाम, पापा का नाम, अपना नाम, भाई बहनों के नाम लिखिए और उनको वर्ण विन्यास और उनका वर्ण विच्छेद कीजिए, तो उससे भी आपको अभ्यास होगा। अपनी कक्षा की जो आपके साथी हैं, अगर आपकी कक्षा में 30, 35 या 40 छात्र भी हैं, और यदि आप सभी के नामों का अभ्यास कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से हर प्रकार के शब्द का अभ्यास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। पिछले प्रश्न में हमने सीखा कि जोड़िए, अब हमें वर्ण विच्छेद करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने परिवार के नाम के द्वारा और अपने जो कक्षा में छात्र हैं उन सभी अपने साथियों के नामों के द्वारा वर्ण विच्छेद
और वर्ण संयोजन का अभ्यास कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले दिया हुआ है लघु। अब पहला अक्षर क्या है? ल। कैसे बना हुआ है? ल जमा अ। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ल जमा अ, ल। उसके बाद घु और विसर्ग, तो घ जमा छोटा ऊ है, ऊ और विसर्ग घु, तो शब्द क्या बन गया? लघु। जब भी वर्ण विच्छेद करना हो तो बेटा एक एक अक्षर आप लेते जाएंगे, और जब आप एक एक अक्षर लेकर काम करेंगे तो आपको काम करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको इस तरीके से समझाया है कि एक एक अक्षर लीजिए, और आप देखेंगे कि बहुत आसानी से हम वर्ण विच्छेद कर लेंगे। अब हमारे पास पहला शब्द है सीव्यति। उसमें सबसे पहला क्या है? सी, फिर क्या है? व्य, और उसके बाद क्या है? ती। हमने तीनों को अलग अलग बांट लिया, और अब सबसे पहले सी, बड़ी ई की मात्रा है, स जमा ई, हलंत लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद है व्य, आधा व है, व केवल लिखा, उसके बाद कोई स्वर नहीं है। फिर क्या है? य में स्वर जुड़ा हुआ है, तो य जमा अ, और ता जमा ई, तो सेव्यति। यदि हम देखें शब्द बन गया हमारा सेव्यति। उसके बाद है वर्ण। सबसे पहले क्या है? व जमा अ, व, और फिर वर्ण, र और ण जमा आ, वर्ण। समझ में आ रहा है बेटा? आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या तो अपने पास रखिए, और फिर उसमें से देखकर अपनी कॉपी में इसे नोट कीजिए, और देखिए कि किस प्रकार से काम किया जा रहा है ना, ताकि आप अन्य और शब्दों का भी अभ्यास कर सकें। अब आगे देखते हैं। अब अगला शब्द है कुक्कुरव। सबसे पहले क्या है? कु, उसके बाद ये शब्द इस अक्षर इसके साथ जुड़ा हुआ है, कु, और फिर रव, अलग अलग बांट दिया तीनों को। कु का जमा उ, उसके बाद दो बार का है, पहले आधा और उसके बाद दूसरे में क्या है? छोटे ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो क जमा उ, और फिर रा में बड़े ओ की मात्रा रव, कुक्कुरव। मयूरः, म यू, और यहाँ पे बेटा रा आएगा, गलती से रव लिखा गया है, आ की मात्रा आएगी बेटा इधर। मयूरः, तो म यू और रा, मयूरः। ठीक है बेटा। उसके बाद है बालिकः। ब जमा आ, ल जमा अ, और क जमा अ, बालिकः। ठीक, एक बार फिर से बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती से ओ की मात्रा लग गई है बेटा, यहाँ रा और विसर्ग आएगा, रा और विसर्ग, मयूरः। अब हमारा अगला प्रश्न है, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर खाली स्थान हमें दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे बिल्कुल मैंने आपको पाठ के आरंभ में बताया कि जैसे धातु रूप लिखे जाते हैं ऐसे ही शब्द रूप भी लिखे जाते हैं। यहाँ पर चषक शब्द है और उसके प्रथमा विभक्ति के रूप लिखे हुए हैं। चषकः एक गिलास, चषकः दो गिलास, चषकः बहुत सारे गिलास, है ना, बहुवचन। एक गिलास, दो गिलास, बहुत सारे गिलास। सारे शब्द कैसे हैं? अ से अंत होने वाले और पुल्लिंग शब्द हैं। अ से अंत होने वाले हैं और पुल्लिंग शब्द हैं, यानी कि अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब है बलिवर्ध शब्द हमारे पास, तो चषकः, तो क्या हो जाएगा? बलिवर्धः। चषकौ बलिवर्धौ, चषकः बलिवर्धः। उसके बाद है शुनक शब्द, प्रथमा विभक्ति चषकः, शुनकः। देखते आप ध्यान दीजिएगा
कि अकारांत पुल्लिंग शब्द यदि हम एक याद कर लेते हैं तो बाकी जितने भी शब्द हैं, शेष जितने भी शब्द हैं, उनके शब्द रूप बिल्कुल वैसे ही लिखे जाएंगे। शुनकः, बलि चषकहु, शुनकहु, चषकः, शुनकः। उसके बाद कौन सा शब्द है? मृग शब्द। चषकः, मृगः, चषकौ, मृगहु, चषकः, मृगः। सौचिक शब्द है तो सोचिकः, सोचिकौ, सोचिकः। मयूरः, मयूरौ, मयूरः। समझ में आ रहा है बेटा? आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रहा होगा इसमें कि चषकः, बलिवर्दः, शुनकः, मृगः, सोचिकः, मयूरः। चषकौ, बलिवर्दौ, शुनकौ, मृगौ, सोचिकौ, मयूरौ, गजौ, सिंहौ, शिक्षकौ, अध्यापकौ। बिल्कुल इसी तरीके से सारे छोटे आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द हैं वो लिखे जाएंगे। चषकः, बलिवर्दः, शुनकः, मृगः, सोचिकः, मयूरः। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पदानि, संस्कृत शब्द लिखिए। पहला चित्र किसका है? हाथी। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गजः। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप आया गजः, छोटे आ से अंत हो रहा है। उसके बाद काकः। उसके बाद क्या है? चंद्रमा, तो चंद्रः। अब क्या है? तालः। उसके बाद भालू, क्या कहेंगे संस्कृत में? भल्लूकः। उसके बाद बिल्ली, क्या कहेंगे? बिडालः। छोटे आ से अंत हो रहा है और सभी पुल्लिंग शब्द हैं। बार बार आपको वही चीज, हर प्रश्न में एक ही चीज बार बार अलग अलग तरीके से आपको समझाई जा रही है। चाहे वो हम वर्ण विन्यास कर रहे थे, वर्ण विच्छेद कर रहे थे, आपको छोटे आ से अंत होने वाले शब्दों के विषयों में ही बार बार आपको बताया जा रहा है कि ये सभी शब्द कैसे हैं, छोटे आ से अंत होने वाले हैं और पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्रों को देखकर उत्तर लिखिए कि कौन क्या कर रहा है। अब सबसे पहले है बालकः किम करोति। बालक क्या कर रहा है? एक बालक है तो पठति। बालकः पठति, काम को करने वाला यदि एक तो क्रिया भी एक वचन की। काम को करने वाले यदि दो तो क्रिया द्विवचन की, और काम को करने वाले यदि दो से ज्यादा अर्थात बहुत सारे तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। बहुत आसान सा तरीका है। यदि काम को करने वाला एक तो एक वचन की क्रिया, कर्ता यदि दो हैं, काम को करने वाले यदि दो हैं तो द्विवचन की क्रिया, और काम को करने वाले अर्थात कर्ता यदि दो से ज्यादा हैं, बहुत सारे हैं, तो बहुवचन की क्रिया। अब बालक क्या कर रहा है? एक है बालकः पठति। अब है अश्वौ किम कुरुतः। दो घोड़े क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अब दो हैं तो क्रिया कौन सी आएगी? कुरुतः और फिर धावतः। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। हमने सीखा है ना, ती तः अंति। पठति पठितः पठन्ति, धावती धावतः धावन्ति। यदि बहुत सारे होते तो क्या होता? अश्वः धावन्ति। अब है कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। अब बहुत सारे कुत्ते हैं तो कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। ती तः अंति, अब बहुवचन की क्रिया लगी। क्या कर रहे हैं? कुक्कुराः भुकन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं।
छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रौ पठितः, दोनों छात्र पढ़ रहे हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, कृषकः कर्षति, एक वचन, ठीक है। किसान खेत जोत रहा है। गजहु किम कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं। चषकः चषकौ चषकः, गजः गजौ गजः, एक गिलास, दो गिलास और बहुत सारे गिलास, तो यहाँ पे गजः गजौ दो हाथी, और गजहा होता तो बहुत सारे हाथी, तो दो हाथी क्या कर रहे हैं। गजहु चलता, दो हाथी चल रहे हैं। चलती चलितः चलन्ति। अगला प्रश्न, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाइए। दो अलग अलग शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर सारे, आप देखेंगे यहाँ पर सारे क्या हैं, कर्ता अर्थात काम को करने वाले। और मैंने आपको क्या बताया है कि काम को जो करने वाले होते हैं उन्हीं के अनुसार ही हमारी क्रिया होती है। काम को करने वाला एक, तो एक वचन की क्रिया, काम को करने वाले दो तो द्विवचन की क्रिया, और काम को करने वाले दो से ज्यादा तो बहुवचन की क्रिया। और हमने अपनी धातु रूप में क्या सीखा था कि यदि काम को करने वाला मैं, हम दोनों, हम सब हो तो उत्तम पुरुष की क्रिया, तुम दोनों, तुम सब हो तो मध्यम पुरुष की क्रिया, और उसके अतिरिक्त जितने भी हैं उन सब में प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। अब इन सभी में कौन सी क्रिया लगी हुई है, प्रथम पुरुष की, क्योंकि ना तो यहाँ मैं है ना तुम है, ये सारे क्या हैं, प्रथम पुरुष। अब हाथी क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं हाथी। गजः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं। सिंहौ, दो शेर क्या कर रहे हैं। गर्जितः, सिंहौ गर्जितः, दो शेर गरज रहे हैं। गायक क्या करेगा, गाना गाएगा, तो गायकः गायति, गायकः गायति। अब बालक, दो बालक पढ़ रहे हैं। बालकौ पठितः, और मयूरः बहुत सारे हैं तो नृत्यन्ति। गजः चलन्ति, सिंहौ गर्जितः, गायकः गायति, बालकौ पठितः, मयूरः नृत्यन्ति। बहुवचन बहुवचन, द्विवचन द्विवचन, एक वचन एक वचन। समझ में आ रहा है ना बेटा। चलिए अब है मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। फिर से वही चीज जो मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, फिर से वैसा ही प्रश्न आ गया अब हमारे पास। अब इसमें भी क्या है, नृत्यंती नाच रहे हैं, गर्जतः गरजते हैं, धावती दौड़ता है, चलतः दो दौड़ते हैं, फलंती फल देते हैं, खादती खाता है। अब हमें ये क्रिया किसके अनुसार लगानी है, कर्ता के अनुसार। अब मयूरः क्या आएगा, नृत्यंती मोर नाच रहे हैं, दो हाथी चलतः चल रहे हैं, वृक्षः फलंती फल देते हैं, सिंहौ गर्जितः गरजते हैं, वानरः खादति और अश्वः धावति। मुझे लगता है बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये चीज अब समझ में आ रही होगी। और वाक्य, और जब हम आगे अगले लेसन करेंगे तो हमें और सब चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी, है ना। चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अब उन्होंने कहा कि स तौ ते इति एतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। स वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, पुल्लिंग हैं तीनों,
स वह एक लड़का, तौ वे दो लड़के, ते वे सब लड़के। इनके द्वारा उचित सर्वनाम शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। और किस प्रकार कीजिए, उन्होंने उदाहरण देकर हमें समझाया। अश्वः धावति, एक घोड़ा दौड़ रहा है। तो एक वचन के लिए क्या आया यहाँ पर? फिर उन्होंने कहा इसके स्थान पर क्या लगाना है? सर्वनाम शब्द। तो उन्होंने कहा स धावति, क्योंकि एक है तो एक के लिए क्या सर्वनाम शब्द है? स, वह। ये भी सारे पुल्लिंग हैं शब्द, ठीक है ना, और ये भी पुल्लिंग है। तो अश्वः स एक है, अगर दो होते तो क्या आता? तौ, और बहुत सारे होते तो ते। तो अश्वः धावति, स धावति। गजः चलन्ति, तो क्या आएगा? स तौ ते, क्या आएगा? ते, शाबाश, ते चलन्ति। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ रहे हैं, तो क्या आएगा? तौ पठतः, वे दो पढ़ रहे हैं। वानरः क्रीडन्ति, अब बहुत सारे हैं तो ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, स गायति। मयूरः नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति। यदि हम अपना पूरे पाठ का अभ्यास कार्य देखें तो हर प्रश्न के माध्यम से हमें दो चीजें ही बताने की कोशिश की गई है, प्रयास किया गया है कि एक तो ये कि छोटे आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द कितने सारे हमने यहाँ पर देख लिए। मयूर, गायक, वानर, छात्र, गज, अश्व, सिंह, तालः, भल्लुकः, काक, कपोत, चषक, सोचिक, है ना, अश्व। कितने सारे छोटे आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों को हमने सीख लिया। और उसके साथ हम बार बार ये सीख रहे हैं कि यदि काम को करने वाला एक व्यक्ति तो एक वचन की क्रिया, काम को करने वाले दो व्यक्ति तो द्विवचन की क्रिया, और काम को करने वाले दो से ज्यादा हो तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। अर्थात कर्ता और क्रिया का आपस में संबंध होता है। क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही लिखी जाती है। तो बेटा ये था हमारे पाठ का अभ्यास कार्य, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। मैं आगे से उसे और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा बेटा। अब मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बेटा हरे कृष्णा।